नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है 2024 के लिए हमारी मुहिम शुरू हो चुकी है। कल हमने वीडियो में सिलेबस के बारे में जाना था, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आप सभी को मिल गया होगा। आज हम देखो जो GS1 GS2 GS3 माइक्रो सिलेबस की मैंने बात की थी वो मैं आपको बाद में करा दूंगा, है ना। आज से हम NCERT शुरू कर रहे हैं। देखो मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको जियो और पीओ पॉलिटी और हिस्ट्री, इन तीनों की एक एक क्लास आपको प्रतिदिन मिल जाएगी। इससे क्या होगा, तीनों आपका एक साथ चलता रहेगा और इन्हें हम जल्दी कवर कर लेंगे। मेरी 30 क्लास आएंगी या 10-15 में भी कंप्लीट हो सकती है ना, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो आज इसी क्रम में मेरा आज पहला चैप्टर है। आज मैं 3 या 4 चैप्टर एक साथ कंप्लीट कराने की पहली बार इतिहास में कोशिश करूंगा। आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर 15-20 मिनट में एक साथ NCERT हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए आने वाले वक्त में जब जब भी इस वीडियो की बच्चों की तरफ से ये वीडियो देखी जाएगी तो उनको बहुत फायदा होगा। चलिए मैं शुरू करता हूं अपने अनुभव से आपको पढ़ाने का एक तरीका, एक नजरिए से। दोस्तों ये इतिहास है, आप सभी भली भांति परिचित होंगे। कुछ लोगों का अपना अलग अलग तर्क रहता है इस विषय के बारे में कि अतीत के बारे में जानकारी मिल जाती है इतिहास से, हमें वो पता लग जाता है, अकबर महाराजा ये सब लोग हुआ करते थे। लेकिन मैं आपको इतिहास की एक क्या कहते हैं, एक बिल्कुल सरल भाषा जो 24 घंटे आपके दिमाग में रहेगी और इतिहास को उन्हीं चीज़ों से समझा भी जाता है, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो इतिहास में जैसा आपको बार बार बताया जाता है, इतिहास में हम प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। और नंबर 2, इसमें हम करते क्या है, जो घटनाओं की अवधारणा होती है, जो घटनाओं की अवधारणा होती है, जैसे कोई भी घटना हो गई उस पर सबकी अपनी अपनी अवधारणा का मतलब होता है अपने अपने विचार। यार ये कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये पहले संग्राहक भी हुआ करते थे, ऐसी ऐसी बातें की हम अवधारणा कहते हैं। समाजशास्त्र में भी अलग अलग समाजशास्त्र के जो विचारक है उनकी अलग अलग अवधारणा है, तो उस अवधारणा का तर्क इस अवधारणा से आप समझ लीजिए, है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसा आप किताब पढ़ेंगे, एक और बात यहाँ पे नोट कर लेना, ये बार बार कुछ लोग, वैसे तो ये परीक्षा में नहीं पूछते इतिहास के पिता, लेकिन जो UPSC में तो नहीं, लेकिन जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेते हैं। तो आप नाम नोट कर लीजिए, हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, राइट। चलिए देखो मैं आपको कुछ क्रम में समझाऊंगा, मेरा एक अलग नजरिया है, ठीक है। फिर भी आप लोग NCERT की किताब अपने पास लेकर बैठिएगा, मेरे नोट से उनमें थोड़ा मैचिंग करते रहिएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, कुशल संग्राहक एक वर्ड आता है जब आप NCERT पढ़ते हो। देखो कुशल संग्राहक किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये जानिए। संग्राहक किसी चीज का संग्रहण करना। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मान लीजिए मैं हूं और मैं इधर से भी वो चीजें एकत्रित कर रहा हूं, इधर से भी पढ़ रहा हूं, उधर से पढ़ रहा हूं, वो सब चीजें क्या कर रहा हूं, मैं एकत्रित कर रहा हूं, यानी किसी चीजों को इकट्ठा करना। और उस समय क्या करते थे, उस समय जो आदि मानव हुआ करते थे वो जंगलों से फल फूल पत्तियां ये सब एकत्रित करके उनका कुशल संग्राहक, उनको मतलब उनका सेवन किया करते हैं, जिससे वो मतलब जीवित रह सके। इसकी सिंपल सी लैंग्वेज ये है, आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आप एक वर्ड सुनेंगे, आकेटक। दोस्तों आकेटक को हम शिकारी कहते हैं, ठीक है, शिकारी, आकेटक को हम शिकारी कहते हैं, है ना। ये NCERT के किताब के
विश्लेषित कुछ वर्ड्स हैं और इनको आप कम शब्दों में एनसीईआरटी को बार बार पढ़ सकते हो, बार बार, हजारों बार। उसी आधार पर ये मैंने क्लास हिंदी माध्यम के लिए बनाई है, आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आकेटक को हम शिकारी कहते हैं, कुशल संग्राहक जो एकत्रित करते थे उन चीजों को, राइट। चलिए, आपको अब तीसरा वर्ड, जब आप दूसरे पेज पर जाएंगे आपको एक और चीज मिलेगी कि उस समय के जो लोग थे उन लोगों को कृषि के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। तो कृषि जैसे यहाँ पे आता है, कृषि का विकास में कुछ प्रमाण मिलते हैं, कुछ प्रमाण मिलते हैं। और वो प्रमाण ये एक बार प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था, विद्या के मध्य के उत्तर में स्थित, विद्या के मध्य के उत्तर में स्थित। इसके लिए थोड़ा आपको मैप पर जाना होगा, वहां एनसीईआरटी में मैप दिया है, आप उसमें थोड़ा जाना। मैं आपको थोड़ा सिंपल सा समझा देता हूं। ये इस हिस्से की बात कर रहे हैं, राइट, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। यहां पर गेहूं, चावल उत्पादन आदि के प्रमाण इनको मिले हैं, राइट। ये सिंपल ट्रिक है जो मैंने सीख रखी है आपको बताने के लिए, ना। वहां पे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ है ना, उत्तर, विद्या के मध्य के उत्तर में स्थित, है ना। इतना आपको क्लियर हो चुका है। नंबर 5 पर हम पढ़ते हैं। जब आप अगला पन्ना पर जाओगे तो वहां पर देश का नाम आता है, देश के नाम। इस पर कुछ अलग अलग तर्क हैं, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये मेरा लेक्चर 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लेक्चर नंबर 2, देखो देश का नाम, है ना। मैं आपको बता रहा हूं देश का नाम, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो देश के नाम, कुछ लोग प्राय इंडिया और कुछ लोग भारत, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखो जो मैंने अपने तरीके से इंडिया शब्द को तोड़ा है, मतलब जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में दे रखा है, इंडिया शब्द इंड शब्द से निकला है, इंड शब्द से निकला है, ठीक है ना। इंडिया शब्द इंड से शब्द से निकला है ना। जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं हम, सिंधु। सिंधु नदी से सभी परिचित होंगे, है ना, सिंधु। और ये मैं बना देता हूं यहां पे आपको समझाने के लिए, सिंधु नदी, ठीक है। ये बना दी मैंने सिंधु नदी, ये समझना, आपको इससे समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब सिंधु नदी में देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं लैंग्वेज कभी भी रटी रटाई बात पर नहीं करता। ये मैंने कुछ हिस्सा ले लिया, ये मैंने कुछ हिस्सा ले लिया। अब ये हिस्सा क्या है, 1 2 3 एक समूह है। 1 2 3 ये क्या है दोस्तों, एक समूह है। अब इन समूह से मिलकर क्या बन रहा है, उत्तर पूर्व समूह। इन समूह से मिलकर क्या बन रहा है दोस्तों, उत्तर पूर्व समूह। और उत्तर पूर्व समूह में कौन लोग रहते हैं, लोगों। तो आप इसको पूरी बात को समझिए, उत्तर पूर्व समूह के कुछ लोगों द्वारा, इस पूरी बात का जो डिटेल निकल के आया, उत्तर पूर्व समूह के कुछ लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा। अब लोगों का तर्क सुनते हैं। उत्तर पूर्व के कुछ जो लोग थे नदी के, उन्होंने इसको इंडिया कहा है। क्लियर पॉइंट। उत्तर पूर्व के जो सिंधु नदी के उत्तर पूर्व के कुछ लोग थे, उन्होंने इसको इंडिया कहा है ना। जबकि उल्लेख इसका संस्कृत में, उल्लेख संस्कृत के जो ऋग्वेद है उसमें भारत, एक भारत नाम के पर मिलता है, जो कि भरत के नाम से उसको संबोधित किया गया है। चलिए इतना पॉइंट आपका क्लियर होगा। भरत एक समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, आप इस बात का नाम ये याद रखना, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको समझा दिया, आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिएगा, उससे भी थोड़ा आपका बेस कवर हो जाएगा, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करता हूं
इतिहास को जानने के लिए उस समय के रिसोर्सेस क्या थे, यानी स्रोत क्या थे, है ना, रिसोर्सेस क्या थे उस समय के। तो रिसोर्सेस में मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र आपको, क्योंकि मेरी आदत है देखो एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की। ये उस समय एक पांडुलिपि हुआ करती थी, आप भली भांति परिचित होंगे। ये उस समय क्या हुआ करती थी, पांडुलिपि हुआ करती थी। अब इस पांडुलिपि की एक विशेषता थी दोस्तों, ये हाथ से लिखी जाती थी, ये पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी, इसकी एक विशेषता थी, है ना। और नंबर 2, ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, जो मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ आप उसको लिखते जाइएगा। ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक, ये एक बार प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था, ये एक बार प्रीलिम्स में यहाँ से ये लाइन आ गई थी, इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको सुखाकर, पत्तियों को सुखाकर ये बनाई जाती है ना। और एक विशेष प्रकार का, ये एक विशेष प्रकार का भोजपत्र होता है, विशेष प्रकार का भोजपत्र। दोस्तों 1 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे, थोड़ा इंक डालनी है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा इश्यूज आ गया था टेक्निकल, इस वजह से थोड़ा रोकनी पड़ी। चलिए मैं आपको बता रहा था, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की पत्तियों को सुखा कर ये पांडुलिपि तैयार की जाती है। लेकिन वहां पे बुर्ज नामक पेड़ थोड़ा सा वर्ड्स दिख गया था जब क्वेश्चन को टिक कर रहे थे बच्चे, तो उस वजह से कुछ बच्चे इसको सही भी कर पाए थे, जिनको नॉलेज नहीं थी वो गलत भी कर आ गए थे। चलिए ये हो गया विशेष प्रकार के भोजपत्र, है ना। अब ये तो हो गया पहला पार्ट। अब जब दूसरे पार्ट पर आप आते हैं, आप वहां पर अभिलेख सुनते हैं। अभिलेख एक वर्ड लिखा रहता है लैंग्वेज में, लेकिन मैं उसको थोड़ा तोड़ देता हूं। अभिलेख का संबंध अशोक काल से होता है। अशोक काल के समय में क्या होता है, ये पत्थर के कुछ इस प्रकार हुआ करते थे उस समय शिलालेख, इनको हम बोलते हैं शिलालेख, है ना। ये शिलालेख चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे, बहुत कठोर होते थे, है ना। इन चट्टानों पर क्या होता था, मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। ये उदाहरण एनसीईआरटी के बगल में लिखा हुआ है, पीली पीली सी डेस्क में। वहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो ये शिलालेख का प्रमाण था, शिलालेख का प्रमाण, ये शिलालेख का प्रमाण, ये पूछ भी सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। शिलालेख का प्रमाण अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त, ये जो आप शिलालेख देख रहे हैं अफगान के कंधार से प्राप्त हुआ था इसका पहला प्रमाण। और अशोक के आदेश पर, यहां पर इनका आदेश था वो छपवाया गया था, है ना। ये इनके बारे में है। और अगर इस शिलालेख की अगर भाषा पूछ ले आपसे, तो भाषा नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे भाषा पूछ ले, वैसे तो इसकी बनावट अगर पूछ ले तो शिलालेख, है ना। अगर भाषा आपसे पूछ ले तो भाषा मैं आपको बता दे रहा हूं, यूनानी प्लस अराइनेक लिपि में ये लिखा हुआ था उस समय, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब ये मैं इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ये ठंड में शायद बोर्ड भी जम गया है, मीठा लिखा हुआ मिट ही नहीं रहा, कोई नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूं, आप तिथि भी पढ़ते हैं, पहले चैप्टर में तिथियों का मतलब भी हम जानते हैं। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब किताबी लैंग्वेज पर आते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता। देखो मैं आपको 2 तरीके से इसको समझा देता हूँ, AC BC, यानी ईसवी और ईसा पूर्व। देखो मैंने इसको कितने अच्छी तरीके से तोड़ दिया, ईसी ईसा पूर्व और AC ईसवी, है ना। अब ईसवी को समझते हैं, देखो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले, है ना।
यानी जब देखो ईसा पूर्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है ना, पहले। और ईसवी क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये इसका ये था, है ना, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह से जन्म के बाद, है ना। ये ईसा मसीह जन्म के पूर्व। इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए इसको थोड़ा देख लेना, ये आगे तक काम आएगा, इसी बीसी, है ना। तो चलिए ये कुछ चीजें हो गई। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देता हूं, कुछ प्रमुख बातें मैं इस क्लास में आपको लिखवा देता हूं, है ना। देखो इसमें पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। पूरा पाषाण काल में यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आरंभिक काल, पत्थरों के बारे में जानकारी। मध्य पाषाण काल, इसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको 22-10,000 वर्ष पहले इसमें कुछ जानकारी दी गई थी, है ना। और पूरा पाषाण काल में आपका आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल में वही धारदार पैने हथियार, है ना। बदलती जलवायु, मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन के थोड़े से मिले थे, जिससे खेती और पशुपालन की शुरुआत करना आसान हो गया था। मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल पहले, और इसके बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले, है ना। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। कुछ प्रमुख फसलें मिली इसमें, गेहूं, जौ प्राचीन फसलें हैं। सर्वप्रथम कुत्ते का साक्ष्य मिला, और भेड़ बकरी, ये दूसरा प्रमाण आपको मिला, है ना। चलिए चैप्टर नंबर 2 हम आपको पढ़ाते हैं, आकेटक से भोजन उत्पादन और आरंभिक नगर, है ना। देखो इसमें आपको कुछ नहीं, मैं आपको ऐसी मौजबानी पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। चैप्टर नंबर 2 में आकेटक शिकारी के बारे में बात की जाती है, जो मैंने आपको बता ही दिया। एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते फल इकट्ठा करना, आकेटक संग्रह। घूमने के कारण देखो, घूमते क्या होते, भोजन की तलाश के लिए वो घूमते थे। उपयुक्त मौसम, देखो ऐसा तो नहीं, मान लीजिए कहीं पे मौसम ज़्यादा तेज आ गया तो पानी, मच्छर वगैरह, इन सब आप एक नॉलेज कॉन्सेप्ट करके उसको समझ लीजिएगा, है ना। और जानवरों के पीछे वो नहीं भागते थे सूखे मौसम में पानी की तलाश, है ना।